हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का एक और टॉपिक। और ये स्टार्ट करने से पहले एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक बहुत ही अच्छा कोट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस वन इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट। ठीक है, सो ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन आवर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ दिस मेक्स द सक्सेस। इट मीन्स जैसे हम नॉर्मली है, अगर नॉर्मल कंडीशंस में भी हम उस सिंपल से सिग्नेचर को अगर हमने ऑटोग्राफ में कन्वर्ट कर दिया तो हमारी सक्सेस है। इट मीन्स हमने कुछ अचीव किया है लाइफ में। सिमिलरली तो चलिए इसी कोट के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट जो हमारी टॉपिक है, इस टॉपिक में आज के जो टॉपिक से जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है फर्स्ट टॉपिक हमारा आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में मैंने पहले भी दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इन दोनों वीडियोस में फर्स्ट वीडियो में मैंने वो टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, एंड सेकंड वीडियो जो उसके तुरंत बाद आता है उसमें मैं उसके क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। सिमिलरली इस वीडियो में भी मैंने क्या किया है, इस वीडियो में मैं इससे पहले सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी और इन्हीं टॉपिक्स के बाद में उसी टॉपिक से रिलेवेंट इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। तो ये टॉपिक समझने के बाद में उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आयोनिक सॉलिड्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, आयोनिक सॉलिड तो वैसे तो हमने इसके पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आयोनिक सॉलिड क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इमेज ली है और उस इमेज में हमें ये बताता है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये सोडियम क्लोराइड का है। अब आयोनिक सॉलिड्स के मेन फीचर्स क्या होते हैं, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। आयोनिक सॉलिड, सबसे पहले तो ये सॉलिड किससे बना हुआ है? देखो, दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन। सबसे पहले जितने भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ये सभी आयोनिक सॉलिड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन से बने हुए रहते हैं, अपोजिटली चार्ज्ड आयन से, राइट। और ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स कौन कौन से हो सकते हैं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कैटायंस, और सेकंड जो हो सकते हैं एनायंस, राइट। कैटायंस और एनायंस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे NaCl का स्ट्रक्चर, तो NaCl के स्ट्रक्चर में हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर Na पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर Na पॉजिटिव है तो ये Cl निगेटिव होगा, फिर ये Na पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से जो है उसका स्ट्रक्चर जो है बनते चलता है। तो इट मीन्स जो आयोनिक सॉलिड्स है उन आयोनिक सॉलिड्स में अपोजिटली चार्ज आयंस रहते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे इसी का एक मेन पॉइंट आयोनिक सॉलिड्स का ही। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, पहले इसके एग्जाम्पल में देखें NaCl को हम आयोनिक सॉलिड कह सकते हैं। उसके बाद में KCl ले सकते हैं, KCl भी क्या होता है? आयोनिक सॉलिड होता है। कैल्शियम फ्लोराइड भी आयोनिक सॉलिड होता है। अगर मैं जिंक सल्फाइड लेती हूँ तो ये भी एक आयोनिक सॉलिड है। अब आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली कि सबसे पहले तो ये दो अपोजिटली चार्ज आयन से रहते हैं। उसके बाद में आयोनिक जो सॉलिड्स रहते हैं इनमें क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स होने की वजह से ये कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहते हैं। इट मीन्स इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसमें किसमें होता है ये होता है हमारा कैटायंस और एनायंस के बीच में। और जिसकी वजह से, और अब अगर कैटायंस और एनायन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की कारण ही यही है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, राइट। अब हम और इसके कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि वैसे तो ये सभी सॉलिड्स जो है हम कह सकते हैं कि जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, दीज आयोनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टिंग। ये कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टिंग होते हैं। मतलब अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करें सॉलिड स्टेट में, दे आर नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ये क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं इन सॉलिड स्टेट। बट हम कहेंगे बट इन मोल्टन स्टेट, बट इन मोल्टन स्टेट
और हम कहेंगे लिक्विड स्टेट, बट इन मोल्टन स्टेट और इन, हम इसको एक्वस फॉर्म भी कह सकते हैं, राइट। इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस फॉर्म दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि ये सभी जो है जो सॉलिड स्टेट रहते हैं इसमें नॉन कंडक्टिंग रहते, बट जैसे आप उसको पानी में मिलाते या फिर मोल्टन स्टेट में कर देते तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जनरली आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स जनरली पोलार इन नेचर रहते हैं। कैसे रहते हैं? पोलार इन नेचर। पोलार इन नेचर इट मीन्स कि वो वाटर में सोल्यूबल रहते हैं प्रॉपरली, और उसमें दो आयंस डाइपोल्स बना सकते हैं। डाइपोल्स मतलब कैसे? जैसे अगर वाटर है तो वाटर में देखो ये क्या होता है, इस तरीके से वाटर होता है ये, तो इसमें डाइपोल्स बन जाता है, ये पॉजिटिवली, ये नेगेटिवली चार्ज रहता है, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो इसे डाइपोल्स कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि जो भी आयोनिक सॉलिड्स रहते हैं जनरली वो डाइपोलार या फिर हम कहेंगे पोलार नेचर हो सकता है, राइट। अब देखो, अब हमें इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो है जो हमें याद रखना है कि जो आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं, आयोनिक सॉलिड आयोनिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा ऑल थिंग्स अबाउट आयोनिक सॉलिड्स, ये हुआ आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, और वो जो सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड जो दिया है वो है सेकेंड जो हम देखेंगे वो हो जाएगा कोवैलेंट सॉलिड। कौन सा सॉलिड है वो? कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को एक और नाम दिया जाता है और जिसको हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्या कहते हैं हम इसको? नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। अब देखो, कोवैलेंट सॉलिड्स या फिर नेटवर्क सॉलिड्स में क्या होता है, जैसे कि इसका नेम है तो अब हमें पता ही है कि ये क्या करते होंगे। जिस तरीके से अगर इसका नेम दिया गया है उस नेम के अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे कि जो कोवैलेंट सॉलिड जो रहते हैं, सबसे पहले तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस थे, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स। इसमें क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एटम्स है, जो कि जनरली बिलोंग्स टू दी नॉन मेटल्स, जनरली बिलोंग्स टू नॉन मेटल, बिकॉज नॉन मेटल में ही शेयरिंग सबसे ज्यादा होती है। ये पॉइंट हम आयोनिक सॉलिड के लिए भी हम कर सकते हैं कि आयोनिक सॉलिड जनरली किस में दिखता है? हमें मेटल्स में बनता है आयोनिक सॉलिड, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि ये सभी किस बॉन्ड से लिंक्ड होंगे, ये सभी जो है कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं, राइट। एक दूसरे के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग करते हैं, और इस शेयरिंग जो होता है, ये जो शेयरिंग जो हो रहा है, ये शेयरिंग जस्ट लुक लाइक अ नेटवर्क। ये जो शेयरिंग जब होता है तब वो एक नेटवर्क की तरह दिखता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड। मैं यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाती हूँ, वो इमेज देखने के बाद में आपको और क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क सॉलिड जो है वो किस तरीके से हमें अपीयर होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए एक ये छोटी सी इमेज है जो कि इमेज स्ट्रक्चर है डायमंड का। डायमंड जो है वो अंडर आता है कोवैलेंट सॉलिड। सो डायमंड जो है, यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो डायमंड जो हमने लिया है, इस डायमंड में क्या है? इस डायमंड में स्ट्रक्चर जो है कोवैलेंटली बॉन्डेड है, और ये लाइक अ नेटवर्क दिख रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड्स, राइट। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि ईच कार्बन एटम जो है वो टेट्राहेड्रली अटैच्ड है। अब इसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं, दे पार्टिकल्स आर ऑल्सो क्लोजली पैक्ड। ये क्या रहते हैं? इसके पार्टिकल्स जो रहते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से इनका भी हम कहेंगे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? इस क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनका भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट उतना नहीं हो सकता है जितना कि आयोनिक सॉलिड्स का होता है। ओके, सो यहाँ पर और देखो, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी थिंग ये है कि जो जो हमारे कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यही पॉइंट हमने आयोनिक सॉलिड में थोड़ा सा डिफरेंट देखा था। तो ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बस यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा है हमारे पास में, एक्सेप्शन जो है वो है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन कौन सा है हमारे पास में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में जो है एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। अब देखो और भी अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें, जैसे कि हमने कहा कि पुअर कंडक्टर, और जनरली दे एक्ट एज अ इंसुलेटर्स। जनरली ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज अ इंसुलेटर्स। ओके, सो देखिए ये कोवैलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड के बारे में इसके पहले भी हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ये हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है इस सॉलिड स्टेट में पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे थर्ड सॉलिड के तरफ, जिसका नेम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में स्पेसिफिकली हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप जो पढ़ेंगे उसमें हम कहेंगे नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या कहेंगे हम इनको, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और जो सेकेंड टाइप जो रहेगा उसे हम कहेंगे पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या कहेंगे, पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले कि नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, या फिर पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। जिस तरीके से इसका नेम है उससे हमें ये तो पता चल जाता है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स है। अब अगर मान के चलो हम नॉन पोलार की बात कर रहे हैं, तो नॉन पोलार में क्या होगा कि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले हम O2 का लेते हैं, N2 का लेते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, या फिर हाइड्रोजन का लेते हैं, तो इनमें क्या होता है, जैसे कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, इन सबकी सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से, ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, नॉन पोलार स्ट्रक्चर दिखाते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव एनी चार्ज, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, उनके पास में कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता है, राइट। लाइक नोबल गैसेस भी हम कह सकते हैं, नोबल गैसेस भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। नोबल गैसेस भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, ये सभी मोनो एटॉमिक है, बट जैसे कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनको नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इन नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स में जनरली हम देखते हैं कि लंडन फोर्सेस रहते हैं। कौन से फोर्सेस रहते हैं, लंडन फोर्सेस। अब देखो लंडन फोर्सेस मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में ये पढ़ चुके हैं हम वहां पर कि लंडन फोर्सेस क्या होता है एक्चुअल में। लंडन फोर्सेस में क्या होता है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है नॉन पोलार, ठीक है, अगर ये मान के चलो ये कोई मॉलिक्यूल है, ये क्या है, नॉन पोलार है, इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, इसी के पास में ये क्या करता है, अपने आप को चेंज कर देता है। ये हम यहाँ पर ए लिखने की बजाय हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, राइट। तो हमने कहा कि ये उसके अंदर न्यूक्लियस का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ये न्यूक्लियस भी होंगे। अब ये एकदम मिडल में था, अब ये क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से कोने में लाता है, जिसकी वजह से ये जो है इस तरीके से आता है। मतलब उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया, ठीक है। अब इसने स्ट्रक्चर किया तो ये ए था, अब उसके पास में जैसे ही कोई एक और बी मॉलिक्यूल आ जाता है तो वो उसको भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इट मीन्स यहाँ पर इंड्यूस्ड पोलार फोर्सेस फॉर्म होते हैं, और इंड्यूस्ड पोलार फोर्सेस फॉर्म होने की वजह से उसे कहा जाता है लंडन फोर्सेस, राइट। या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा पोलार मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलार मॉलिक्यूल्स जैसे इसका नेम सजेस्ट किया गया है, ये ऐसे सॉलिड्स होंगे जिसमें क्या होगा, पोलार नेचर होगा, ऐसे सॉलिड्स होंगे जिसमें पोलार नेचर होगा।
अब देखो ऐसे सॉलिड्स में कौन कौन आता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है उस सॉलिड्स के, जैसे कि अगर मैं HCl लूँ, अब देखो HCl में क्या होता है, H के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Cl के पास में पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही मान के चलो एक और मॉलिक्यूल यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर Cl निगेटिव आ जाएगा। तो ये जो एक दूसरे के साथ में इस तरीके से जो डाइपोल बनाते हैं, इसे कहा जाता है पोलार नेचर। इसे क्या कहा जाता है, पोलार नेचर। और ये पोलार नेचर क्यों हो रहा है, बिकॉज दे डू नॉट हैव, हम कहेंगे दे डू नॉट हैव सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उनके पास में कोई भी सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है। दे डू नॉट हैव सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इसीलिए वो क्या बनाते हैं, पोलार मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। और ये जो पोलार मॉलिक्यूल जो रहते हैं ये एक दूसरे को हेल्ड करते हैं। यहाँ पर देखो ये लंदन फोर्सेस कहा था हमने, यहाँ पर ये एक दूसरे को हेल्ड करते हैं इनटू स्ट्रॉन्ग डाइपोलार इंटरेक्शन। किससे करते हैं ये, डाइपोलार इंटरैक्शंस, और हम कह सकते हैं अट्रैक्शंस भी कह सकते हैं। डाइपोलार अट्रैक्शन से ये एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, हमेशा बाइंडेड रहते हैं। इसको अगर हम दूसरा नाम दें तो दूसरे नाम में यहाँ पर आता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्या कहते हैं हम इसको, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हम इसको कहते हैं। अब देखो इसका जो हम अगर बात करें, अभी अब देखो दोनों का तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम इनका कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं दोनों का। कंपैरेटिव स्टडी में हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है इसका कंपैरेटिवली हायर रहता है एज कंपेयर्ड टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट, कंपैरेटिव टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं हम, पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई रहता है। सिमिलरली हम कहेंगे कि जो पोलर सॉलिड्स जो होते हैं, पोलर सॉलिड्स कैन बी एग्जिस्ट एज अ गैसेस, कैन बी एग्जिस्ट एज अ गैसेस और लिक्विड्स और सॉलिड्स, कैन बी एग्जिस्ट एज अ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स भी हम में तीनों में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। और हम ये भी कहते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट। जब वो प्योर स्टेट में होते हैं तब वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो ये सभी जो हुआ इन दोनों के बारे में। अब देखो ये तो हो गया ए और बी हमने देखा। अब इसी का अगर हम सी पार्ट देखें, ए पोलर नॉन पोलर देखा, एक सी पार्ट भी आएगा इसमें, जिसमें हम कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, और तीसरा आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये और ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जैसे HF, HF में क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके स्पेस कर लेते हैं ताकि हमें ये भी अच्छे से क्लियरली समझ में आए। जैसे कि हमारे पास में HF होता है, कोई भी दो HF के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जब जुड़ते हैं तब उनमें क्या होता है, तब उनमें यहाँ पर अगर हम ऐसे इस तरीके से देखें तो तब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब ये तीनों हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, जब ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या कहते हैं हम उसको, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। ओके, सो सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास में NH3 का भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे NH3 का भी एग्जाम्पल है। ठीक सिमिलरली एक और अगर NH का मॉलिक्यूल रहा यहाँ पर तो ये क्या कर सकता है, ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना सकता है इस तरीके से। देखो N जो है इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी क्या हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
अब हम आते हैं हमारे लास्ट टाइप की तरफ, और लास्ट टाइप जो है हमारा वो है मेटालिक सॉलिड्स। क्या, कौन सा टाइप है वो? मेटालिक सॉलिड्स। अब देखो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है कि मेटालिक सॉलिड्स जो है, जैसे कि हमें पता ही है कि जितने हमें एलिमेंट्स पता है उनमें से लगभग 3/4 एलिमेंट जो है वो मेटल्स होते हैं, राइट। और जनरली ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, सिर्फ दो एक्सेप्शन है, हम कह सकते हैं मर्क्यूरी और गैलियम। क्या है? गैलियम जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ठीक है। या तो फिर ज्यादातर मेटल्स जो है वो सॉलिड ही होते हैं। अब मेटालिक सॉलिड हमें वो सब प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो कि एक जनरली मेटल दिखाता है, जैसे कि वो सबसे पहले तो हार्ड होते हैं, राइट। उनके पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मेटल्स के पास में भी होता है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। साथ में ही हाई उनका इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल जो है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। इनकी हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। तीसरा हम कहेंगे कि इनके पास में क्या होता है, इनके पास में डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी भी रहती है। डक्टिलिटी और मेलिएबल भी रहते हैं, डक्टाइल एंड मेलिएबल भी रहते हैं ये। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, अब इसके बॉन्डिंग में क्या होता है, देखो ये इसी के साथ में और भी है, जैसे कि ये लस्ट्रस होता है तो ये भी हमें मिलेगा। इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये भी हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। इट मीन्स जो जो प्रॉपर्टीज मेटल की है वो सभी प्रॉपर्टीज इसमें भी हमें मिलती है। अब हमें सिर्फ इसमें समझना ये है कि ये एक दूसरे के साथ में, ये एक मेटालिक सॉलिड एक दूसरे के साथ में मेटालिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। किससे अटैच्ड होते हैं? मेटालिक बॉन्ड से। अब चलो देखो एक मेटालिक बॉन्ड अच्छे से समझ लो क्या कहता है ये। कंसिडर करो ये एक रॉड है और ये कॉपर की रॉड है। किसकी रॉड है? कॉपर की। और इसीलिए मैं इसको ऐसे कॉपर के एटम्स इसके अंदर होंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि कॉपर की रॉड है तो कॉपर के ही एटम्स भी होंगे इसके अंदर। और इन सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इन सभी के पास में। और जैसे कि हमें पता है कि ये मेटल्स क्या करते हैं, अपने आप को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, हट के जाएगा कहाँ? ये जो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल में था, उसमें से ये कॉपर बन गया पॉजिटिव। सिमिलरली अगर इस कॉपर की भी बात करो तो ये भी कॉपर अपना पॉजिटिव बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यही रहेगा। यहाँ पर भी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है और ये जो कॉपर जो है, क्योंकि मेटल है ये, तो ये पॉजिटिव बन सकता है। ये सभी कॉपर्स के साथ होगा। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं ये फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ भी अपना अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है, इसके साथ भी अपना अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है, इसके साथ भी अपना अट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो इसीलिए ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। क्या कहते हैं हम? मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कर्नल्स मतलब किसे कहा गया है? ये देखो कर्नल्स मतलब ये जो पॉजिटिव चार्जेस जो हमें दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्जेस, इसको हमने कर्नल्स कहा है। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है और इनके बीच में जो अट्रैक्शन रहता है उसे कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड होता है और साथ में वो ये सभी भी प्रॉपर्टीज हमें शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने स्टडी किया है 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इसके ऊपर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास को भी अटेंड करना बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। आप सभी अपने अपने नोट्स बना सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको इसको पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सो स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।